अध्याय 9। उसे करीब से देखने पर उसका चेहरा वाकई खूबसूरत लग रहा था। उसकी लंबी, चांदी की पलकों के नीचे उसकी लाल आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। अभी भी रहते हैं। उसके चित्र परिपूर्ण होंठ उछल गए और मेरा शरीर पीछे की ओर झुक गया, जैसे कि मैं किसी जादू से मुक्त हो गया हूँ। उस समय मैं उसे ऊपर से नीचे देख रहा था। मिस, आप क्यों हैं? नीचे मत झुकें, अपना सिर ऊपर रखें और अपनी पीठ सीधी करें। मैंने उसके निर्देशों का पालन किया और अपने धड़ को सीधा किया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने मुझसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन क्यों? ऐसे ही रहो। मिस क्लो का हाथ मेरे टखने को छू गया। मैं छिप गया, उसके ठंडे स्पर्श से आश्चर्यचकित हो गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरा इरादा यह नहीं था। उसे कोई बहाना देने के लिए मैंने झट से अपने होंठ खोल दिए। तो अभी भी रहो। अरे बर्फीले हाथ मेरे टखने के चारों ओर लिपटे हुए हैं। उसका स्पर्श पहले से भी अधिक नाजुक था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सोचती है कि मुझे दर्द हो रहा है? मिस क्लो ने मेरे सूजे हुए टखने को ध्यान से देखा, फिर अपनी उंगली अपने होंठों के बीच रखी और काट लिया। क्या? रुको, पापा। उसकी त्वचा के फटने की तीव्र ध्वनि हमारे चारों ओर से निकल रही थी, मेरे रोने में एक पल की देरी थी। उसने अपनी खून से सनी उंगली अपने मुंह में पकड़ रखी थी और ऊपर देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या कुछ गड़बड़ है। मैं बस इतना कर सकती थी कि मिस क्लो को अपना मुंह पूरा खोलकर एक खाली नज़र से देखूं। तुम्हें खून बह रहा है। आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने आपको हिलना बंद करने के लिए कहा था, मिस क्लो ने टखने को पकड़ते हुए नाराज आवाज में कहा। और मैं बोल भी नहीं सका क्योंकि मैं बहुत सदमे में था। मैंने अपनी आंखें खोली और सदमे से चीख पड़ी। क्या क्या किया तुमने? मिस क्लो चुप रही और उसने मेरा टखना दबा दिया। आउच! ये दर्दनाक था और मैं कराहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि उसने केवल मेरी ओर देखा, फिर अपनी खून से सनी उंगली मेरे टखने के चारों ओर रगड़ दी। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ बना रही हो, हालांकि मैं पहचान नहीं सका कि यह क्या था। अभी भी दर्द होता है? एक क्षण बाद मिस क्लो ने मेरे टखने को छोड़ते हुए पूछा। मैंने उसकी ओर देखा, फिर ध्यान से अपना टखना हिलाया। आश्चर्य की बात तो यह है कि दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो दर्द मैं इतने समय से महसूस कर रहा था वह ऐसे खत्म हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। आपने वह कैसे किया? अभी क्या हुआ? जब मैंने आश्चर्य से मिस क्लो की ओर देखा, तो उसने अपनी खून से सनी उंगली उसके मुंह में डाल दी और उत्तर दिया, काला जादू। ओह, काला? क्या? हे भगवान, मैं कभी नहीं जानता था कि ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में मुझे आश्चर्य हो सकता है। चाहे मैं कितना भी स्तब्ध था, मिस क्लो शांत थी। और जैसे कि शांत दिखना ही काफी नहीं था, वह तनावमुक्त लग रही थी। क्या ये सच में काला जादू है? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों काला जादू है? उसने धीरे से अपनी उंगली से खून चाटा, फिर भौहें चढ़ा लीं। चुप रहो, इंतजार। चलो, औरत, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम ऐसे ही टाल सकते हैं। मैं इसे चिल्लाकर कहना चाहता था, लेकिन मैंने शब्दों को निगल लिया। मेरा सिर असमंजस से घूम गया। टोना टोटका, मिस क्लो ने किया था काला जादू, लेकिन ये कथानक बिंदु उपन्यास में नहीं था। लेकिन फिर क्या यह एक अधूरी श्रृंखला के लिए मायने रखता है? कहानी कभी भी मोड़ ले सकती है। मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, मैं केवल दर्द दूर कर सकता हूँ। सुनिश्चित करें कि आप इसका इलाज कराएं। क्या? ओह, ठीक है। अभी एक छोटा सा फ्रैक्चर हो सकता है। आप ये कैसे जानते हैं? सदमे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मुझे लगा कि मैं मिस क्लो के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ हिस्सा था जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरा मतलब है, काला जादू एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र विवरण है। आइए लेखक, क्योंकि मैंने इसका परीक्षण किया। इसका परीक्षण किया? कैसे? जब मैंने पूछा, तो उसने डरावने चेहरे से मेरी ओर देखा। वास्तव में यह उसका विशिष्ट अभिव्यक्तिहीन चेहरा था, लेकिन ये डरावना लगा क्योंकि मैंने काला जादू शब्द सुना था। मैंने एक लाइव विषय का उपयोग किया, एक जीवित विषय। हाँ तुम, हौंफना। मैं सदमे से हौंफने लगा और मिस क्लो मुझ पर हंसने लगी।
वह हंसी। मुझ पर। मैं कह रहा हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हें एक जीवंत विषय के रूप में उपयोग करूँ, इसकी जांच करा लो। काला जादू और जीवित विषय, शब्दों का कितना अनोखा समूह। अगर वह मुझे डराने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं उसे छोड़ दूं, तो ये काम कर गया। मैं उसी क्षण उसके कमरे से बाहर निकल सकता था, टखने और बाकी सभी को घायल करके। मैं करूंगा। मैं उछल पड़ा और उसे तेजी से प्रणाम किया। उसका काला जादू इतना अच्छा काम करता था कि कठोर हरकतों से भी मुझे कोई दर्द नहीं होता था। मैं तर्कसंगत रूप से जानता था कि मेरी जादुई रूप से ठीक हुई टखने के बारे में मुझे डरना चाहिए, लेकिन मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका। मैं एक सोबी या कुछ और में नहीं बदलने जा रहा था, है ना? एक बार जब आप बेहतर हो जाएं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें। क्षमा। मिस क्लो ने अपने घुटनों पर धूल लगाए और अपनी उंगली को रगड़ा, जिससे अब खून बहना बंद हो गया था। मैंने बस एक बेवकूफ़ की तरह अपनी पलकें झपकाईं। ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि मिस क्लो ने मुझसे मदद मांगी। ठीक है। यह क्या है? मुझे खुद को दोहराने के लिए मजबूर करना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था, एक बार जब तुम बेहतर हो जाओगे। ओह, ये सही है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने अपना सिर खुजलाया, लेकिन फिर मैं परेशान हो गया। वह अच्छी है, फिर ठंडी, फिर रूखी। वह एक मास्टर थी जिसे पढ़ना असंभव था। अगर तुम समझते हो, तो चले जाओ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ। जिस तरह से उसने मुझसे जाने के लिए आग्रह किया वह इतना तीव्र था कि मेरे पास कमरा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर, जब मैंने अंधेरे गलियारे में देखा तो मुझे कुछ एहसास हुआ। मैंने धन्यवाद नहीं कहा। चाहे ये काला जादू था या नहीं, उसने मुझे बेहतर महसूस करने में मदद की। मेरी झिझक एक सेकंड से भी कम समय तक रही। मैंने झट से हैंडल पकड़ा और उसे घुमाते हुए कहा, मिस। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने मिस क्लो को अजीब मुद्रा में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कपड़े बदलने वाली थी, क्योंकि उसने दोनों हाथों से अपनी कमीज पोशाक पकड़ रखी थी। धन्यवाद। दरवाज़ा बंद करो। समझ गया। हमेशा की तरह ठंडा। मेरा टखना मेरी अपेक्षा से अधिक तेजी से ठीक हो गया। हालांकि उस दिन के बाद मिस क्लो ने मेरे टखने पर कोई जादू नहीं किया, लेकिन दर्द सहनीय था। इस तेजी से ठीक होने के लिए धन्यवाद। मैं मिस क्लो द्वारा मुझसे पहले की गई कृपा के अनुसार कार्य करने में सक्षम था। तो, मैं इस गली में चलता हूँ। फिर, मैंने उस खराब तरीके से बनाए गए नक्शे को देखा जो उसने मुझे दिया था और भौहें सिकोड़ लीं। उसकी लिखावट भयानक है। मैं मुश्किल से यह पता लगा सका कि मानचित्र पर शब्द क्या कह रहे हैं। अपनी भयानक लिखावट के बावजूद, मिस क्लो एक प्रतिभाशाली महिला थी। मैंने कहीं सुना था कि सभी प्रतिभाओं की लिखावट खराब होती है, और ऐसा लगता है कि यह सच है। मेरा मतलब है, उसे ज़्यादातर खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, इसलिए ये काफ़ी समझ में आता था। साथ ही, उसकी भयानक लिखावट सबसे चौंकाने वाला हिस्सा नहीं थी। क्या यह अजीब नहीं है कि वह सबसे पहले मेरे लिए एक नक्शा बना सकती थी? मिस क्लो ने एक नक्शा तैयार किया था जिसमें शहर के एक क्षेत्र को दर्शाया गया था। वह इतनी दयालु थी कि उसने मुझे याद दिलाया कि मैं खो न जाऊं। जब मुझे नक्शा मिला तो मैं दंग रह गया। पहले तो वह काला जादू करती है और अब वह नक्शे बनाती है। जहां तक मैं जानता हूं, मिस क्लो ने अपना अधिकांश जीवन बिसिस्टर हाउस में बिताया था। जब तक ड्यूक उसे घर में नहीं लाया, तब तक वह बाहर रहती थी, लेकिन उस समय की यादों के साथ इतना विस्तृत नक्शा बनाने का कोई तरीका नहीं था। इस दर से, मूल उपन्यास की कथानक अधिक से अधिक अविश्वसनीय होती जा रही थी। क्या कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट गया? आज की सैर का उद्देश्य भी असामान्य था। मुझे उसकी ओर से एक कस्टम निर्मित काले जादू की वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा गया था। एक कस्टम निर्मित काले जादू की वस्तु। वास्तव में, मैं भयभीत हो गया था, लेकिन मैं बिना कुछ कहे सहमत हो गया क्योंकि मैं जानता था कि उसने मुझसे भरोसे के कारण ऐसा करने के लिए कहा था। ओह, क्या ये सही जगह है? जैसे ही मैंने मानचित्र का अनुसरण किया, मैं एक सड़क के अंत में पहुंच गया। यह एक छोटी सी गली थी जो काफी डरावनी लग रही थी। हाँ, मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर हूँ। मिस क्लो की भयानक लिखावट ने इसकी पुष्टि की।
गली के सबसे दाहिनी ओर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी, उसके बगल के दरवाजे पर 2 बार, फिर दाईं ओर के पहले दरवाजे पर 1 बार दस्तक दी। क्या काले जादूगरों के लिए चीजें इतनी ही जटिल थीं? मैं अनिश्चित था, लेकिन पहले दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आगे बढ़ा। मैं दूसरे दरवाजे तक गया, और जैसे ही मैं तीसरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, जिस व्यक्ति से मैं कभी नहीं मिला था उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी जगह पर हल्के से दस्तक दी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि यह व्यक्ति मेरे पीछे था। मैंने आश्चर्य से पीछे देखा तो सफ़ेद लबादा पहने एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें और नाक हुड से ढकी हुई थीं, लेकिन मैं उनकी साफ ठोड़ी की रेखा और होंठ देख सकता था। क्या वह भी एक काला जादूगर है? या गृहस्वामी? एक युवा महिला ऐसी जगह पर क्या कर रही है? बागे के अंदर से जो आवाज आए वह उज्ज्वल और स्पष्ट थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, पहले घर का दरवाज़ा खुल गया। हालांकि कोई भी बाहर नहीं आया। वह नकली है। ये वाला। जब उस आदमी ने घोषणा की कि दूसरा घर नकली है, तो तीसरे घर का दरवाज़ा खुला और अंदर का अंधेरा और डरावना दिखने लगा। जब मैं नक्शा देख रहा था, वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आया और पूछा, क्या आप नहीं आ रहे हैं? मिस क्लो के मानचित्र पर वास्तव में उनके शब्द लिखे हुए थे। थोड़ा राहत महसूस करते हुए मैं उसके पीछे चला गया। हालांकि 3 चरणों के बाद पूरा दृश्य बदल गया, या मुझे ये कहना चाहिए कि माहौल पूरी तरह से बदल गया। घर का सामान्य इंटीरियर खत्म हो गया था और जगह कई टेबलों के साथ एक तरह के पब में बदल गई थी। मैंने तुरंत देखा कि सभी लोग मेरी ओर देख रहे थे। कई लोगों ने मुझे अपनी मेजों से देखा। क्या ये सभी लोग काले जादूगर हैं? ये छोटा बच्चा कौन है? मुझे नहीं लगता कि वह एक बच्ची है। मेरे बगल वाला आदमी बुदबुदाया, जैसे ही सवाल अचानक सामने आया। मैंने घबराकर ऊपर देखा तो वह आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके भीगे हुए होंठ मेरे दिमाग पर अंकित हो गए हों। वह तुम्हारे साथ नहीं है, डेस। एक परिचित नाम की आवाज़ सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया। इंतज़ार, डेयस। वे डेस जिन्हें मैं जानता हूँ। नहीं, मैं बस प्रवेश द्वार पर उससे टकरा गया। वह आदमी अपना लबादा उतारते हुए बोला, और मैं बस उसे एकटक देखता रह गया। नीची पोनीटेल में नेवी रंग के बाल, पीली त्वचा और रहस्यमयी दिखने वाली बैंगनी आंखें। उसकी बड़ी, लंबी आंखें थीं, जो ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और गहरी दिखती थी। वह एक सुंदर, सम्मोहक शैतान की तरह लग रहा था जो किसी से नजर मिलते ही उसे मंत्रमुग्ध कर सकता था। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसे उपन्यास में दर्शाया गया था। वास्तव में, ये जादूगर के टॉवर का रहस्यमय, सुंदर ऋषि है। तीसरा पुरुष प्रधान। मेरी घूरती निगाहों को देखकर डेज़ ने अपनी बैंगनी आंखें मेरी ओर घुमाई। तो, मेरी महिला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं उसके मुस्कुराते चेहरे का जवाब नहीं दे सका। अब क्यों प्रकट हुए हो? जादूगर के टॉवर के ऋषि। वह व्यक्ति जिसके बारे में गुप्त रूप से जादूगर के टॉवर का अगला नेता बनने की भविष्यवाणी की गई है। वह जो मौका मिलने पर अपनी रहस्यमय आभा का उपयोग करके मिस क्लो के साथ फ्लर्ट करता था। मैंने अभी जो कुछ भी उल्लेख किया है वह डेज़ था, वह व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा था। मुझे थोड़ा सुन्न महसूस हो रहा था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। क्या डेज़ काले जादू में था? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, मुझे ये भी नहीं पता था कि मिस क्लो काला जादू करती थी। तो फिर, क्या यही कारण था कि मिस क्लो और डेज़ की पहली भिड़ंत बाकी मुख्य पुरुष कलाकारों की तुलना में अधिक खास थी? आप किस बारे में सोच रहे हैं? मैं उस पल की तस्वीर ले रहा हूं जब आपने पहली बार मिस क्लो को चूमा था। धन्यवाद। मैंने खुद को अपना मुंह बंद रखने के लिए मजबूर किया और अपना सिर हिलाया, और डेज़ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेरी ओर देखता रहा। जिस तरह उपन्यास में उनका चित्रण किया गया था, उसी तरह डेज़ का भी एक गहरा, रहस्यमय पक्ष था। मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि इसी ने उन्हें परम, रहस्यमय चरित्र जैसा महसूस कराया। हालांकि, वह इतना सुंदर था कि इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। हालांकि वह मिस क्लो जितना अच्छा दिखने वाला नहीं था। क्या मैं सिर्फ पक्षपाती था? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसके बारे में कितनी बार सोचा,
मिस क्लो वास्तव में एक अधिक खूबसूरत दिखने वाली इंसान थी। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं हमेशा मिस क्लो के पक्ष में हूँ। मैं एक अनुकूलित वस्तु लेने आया हूँ। अनुकूलित बोलने के बजाय मैंने उसे नक्शा दिखाया। मानचित्र पर एक बोतल का चित्र था। मिस क्लो ने मुझसे यही लाने को कहा था। कहानी खत्म। अलविदा।